ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। अब से कुछ देर पहले वजीर खजाना शौकत तरीन अपनी पूरी टीम के हमरा पिछले एक साल की कारकर्दगी पे इक्तिसादी जायजा पेश कर रहे थे। अब बाकी चीजें जो हैं वो आइंदा माली साल के लिए कल बजट में पेश की जाएंगी। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब और इकोनॉमिस्ट कोमल शकील ने भी हमें ज्वाइन किया। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए कंसल्टेशन भी है कोमल के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे मैं शुरू करता हूं। शौकत तरीन साहब ने फुल एट्रीब्यूशन दिया कि लॉकडाउन में जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पे जिस तरीके से हमने मैनेज किया लॉकडाउन को, वो दुनिया के लिए एक काबिल तकलीद चीज थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने का मौका उससे मिला। साथ ही साथ रेमिटेंसेस के हवाले से उन्होंने कहा कि खान साहब के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है, जो एक्सपैट्रिएट्स हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी, लेकिन ये खदशा भी जाहिर किया कि ये रेमिटेंसेस यहां से ज्यादा आगे ऊपर नहीं जा सकते बल्कि इनके कम होने का भी खदशा है। फिर उन्होंने इन्फ्लेशन के हवाले से भी बात की और कहा कि नेट फूड जो हम इंपोर्टर बनकर रह चुके हैं और अभी तो हमने पास ऑन नहीं किए चीजें। बहुत सारी ग्रोसरी और हमारी मेन आइटम्स ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस हमने इंटरनेशनली ज्यादा हैं, वो पाकिस्तान ने अभी पास ऑन नहीं किया, तो आगे चल के वो भी एक खदशा मौजूद है। पहले इन तीन चीजों पर जरा मैं कॉमेंट चाहूंगा आपका डॉक्टर साहब। बहुत सारे सवाल आपने इकट्ठे कर डाले। नहीं, हम एक एक करके करते हैं सर। पहले आप जरा आ जाएं लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी के हवाले से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि खुदा का बड़ा कर्म रहा है पाकिस्तान के ऊपर। जो बाकी ममालिक का हाल रहा, हमने कोई ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस का जो है उसको नहीं अपनाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो अमवात की शरह रही है वो बड़ी कम रही है। और फिर एक बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है ये रहा कि हमारी एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है लेबर फोर्स की वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है और देही इलाकों में है। और देही इलाकों में कोई ऐसी खबरें नहीं आई जैसे कि बाकी ममालिक से अमवात की खबरें आ रही थी। तो क्रेडिट दे देते हैं, इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। जो भी गवर्नमेंट होती है अगर उसके दौरान कोई अच्छे इफेक्ट्स आए हैं तो मैं समझता हूँ कि उस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाना चाहिए और देना चाहिए। रेमिटेंसेस के हवाले से आपने दूसरा शायद मुद्दा उठाया था। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि रेमिटेंसेस का जो बहुत बड़ा चंक है वो अब आने लगा है ऑफिशियल चैनल से, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, जो कि पहले हुंडी या हवाले के थ्रू आया करता था। इसमें हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जिसके नतीजे में ये रेमिटेंसेस बढ़ गई हों। ये कोविड का मामला हो सकता है क्योंकि ट्रेवलिंग कम हो गई है, और दूसरा FATF का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। कोई पॉलिसी मैंने ऐसी नहीं देखी जो हुकूमत ने बनाई हो कि जिसके नतीजे से वो ये क्लेम कर सकें कि रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ गई हैं। कोमल आपकी तरफ आता हूं। रेमिटेंसेस के हवाले से रिकॉर्ड पाकिस्तान में रेमिटेंसेस और उसमें 29-30% की ग्रोथ। डॉक्टर साहब ने भी कहा क्योंकि सफर पे पाबंदी है तो पहले जो अपने $7 लेकर आते थे अब वो ऑफिशियल चैनल्स के भेज रहे हैं। फिर फैटफ की वजह से जो ऑफिशियल चैनल्स हैं वो आगे बढ़ गए हैं, हुंडी हवाला का खात्मा हुआ है। लेकिन एक कंसर्न भी मौजूद है कि शायद रेमिटेंसेस इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए। बहरहाल आप कैसे देख रही है रेमिटेंसेस को इस वक्त पाकिस्तान में, उनके इन्फ्लोस को? मैं डॉक्टर साहब से एग्री करती हूँ बिल्कुल। ये बात मतलब मुझे कोई ऐसी विजिबल पॉलिसी वाकई नहीं नजर आ रही जिसकी वजह से हम इस ट्रेंड को जस्टिफाई कर सकें कि इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ पॉलिसी। बट एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मेरे जहन में उभर रहा था कि जिस तरह कोई अराउंड लेटेस्ट रफली 2 बिलियन पर मंथ वी बीन गेटिंग रेमिटेंसेस राइट इन दिस पास्ट 2-3 years, especially during COVID में वो एकदम से जो सर्ज किया है। And then I was comparing it to the IMF blending programs that we've had, just to kind of make a comparison on kind of resource available to us in terms of cash coming into the economy. और आप वो अगर ETF मुझे याद पड़ता है जब वक्त I was working in the finance ministry, तो on average आपको $2 billion जो हैं वो per year मिल रहे थे। तो मैं सिर्फ इसका क्वांटम असेस करना चाह रही थी कि मतलब there is definitely this is some asset that we should bank on। मतलब ये एक ऐसी हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे लिए बहुत, खासतौर पे इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि बहुत जरूरी है बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई ऐसा
انسٹیٹیوشنلائزڈ اس کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. آئی مین we've been seeing some efforts تو but means I کہ وہ think یہ ایڈمیشن جو ہے quantity یہ not ایڈمیشن enough. پھر ان کے اس جملے میں ہے کہ شاید آگے چل کے ایسے نہ رہے, اس طرح کی جو ہے اپریسیشن نہ رہے, پھر وہ وہیں پر اس کو کنکلوڈ بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, انفلیشن کے حوالے سے افراط زر, مہنگائی, اور جو انہوں نے پرائسز کے حوالے سے بات کی, لائک شوگر کی پرائس 58% اس وقت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہے, پاکستان نے 20% جو ہے پرائسز بڑھائی ہیں. اسی طریقے سے پام آئل کی پرائسز, کروڈ آئل پرائسز 119% بڑھی ہے, اور پاکستان میں بھی 85% بڑھائی ہے. پاس آن پچھلے ترین صاحب نے ابھی تک جو ہے پاس آن نہیں کی ہے. اسی طرح ویٹ اینڈ سو آن. اب بات یہ کہ یہ کس حد تک ہم اس کو روک سکتے ہیں, اور جب ہم اس کو پاس آن کریں گے, ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں, تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ پرائم منسٹر نے ایک بات تو کہہ دی کہ ہم غریب عوام کو جو ہے ریلیف فراہم کریں گے, لیکن ان پروگرام, آئی ایم ایف کا پروگرام, اور وہ بھی جو جس میں بہت ساری چیزیں فرنٹ لوڈڈ ہیں, اس میں کس حد تک گنجائش ہے عوام کو ریلیف دینے کی؟ ڈاکٹر صاحب اصل مدعا جو ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے, جو مہنگائی کا ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم فوکس کریں خوراک کی مہنگائی کے اوپر, خوراک کی اشیاء کی مہنگائی کے اوپر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 80% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 70 سے 80% اپنی آمدن جو ہے وہ خوراک کے اوپر خرچتی ہے, کیونکہ یہاں پہ غربت ہے, ہمارے پر کیپٹا انکم بڑی لو ہے, تو فوکس ہمیں کرنا ہوگا خوراک کی قیمتوں کے اوپر. اس سے پہلے اگر مجھے موقع دیں, اجازت دیں, بالکل. جو ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ہاں تقریباً 25 سے 30% اضافہ نظر آیا ہے. اگر ہم کمپیئر کریں انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, فلپین سے, جن کی بہت بڑی آبادی جو ہے اپنے ملک سے باہر کام کرتی ہے, ان کے ہاں یہ اضافہ جو ہے یہ کہیں زیادہ ہوا ہے. 30, 40, 45% تک بھی ملکوں میں اضافہ ہوا ہے. تو ہمارے ہاں ریمیٹنس کا وہ اضافہ نہیں ہوا جو باقی ممالک میں ہوا. اچھا, خوراک کی قیمتیں دیکھیے, معیشت دانوں کی سیاست کے اندر, معیشت دانوں کی معیشت کے اندر نہ جائیں. سمپل معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 33-34 مہینے میں جب سے پی ڈی آئی کی حکومت آئی ہے, آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 70 روپے 75 روپے کلو پہ چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 100% اضافہ ہے. پاکستان کی 70 سالہ معاشی تاریخ میں آپ کو کوئی بھی 3 سال کا ایسا دورانیہ نہیں ملے گا جہاں آٹے کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے. اسی طرح چینی کی جو ہے 55 روپے کلو تھی 33-34 مہینے پہلے, 3 سال پہلے, وہ 100 سے تجاوز کر گئی ہے, اس میں بھی تقریباً 100% اضافہ ہے. اور اسی طرح یہ تاریخی اضافہ ہے. تاریخی اضافہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی 70 سالہ معاشی تاریخ میں آپ کو 3 سال کا کوئی ایسا دورانیہ نہیں ملے گا جس میں چینی کی قیمت 100% بڑھ گئی. اور تیسرا بڑا آئٹم جو عام پاکستانی کے لیے ہے وہ بجلی کا بل ہے. آپ کے گھر کا بل, آپ کی دکان کا بل, آپ کی بجلی, آپ کے اسٹوڈیو کا بل, 11-12 روپے کا ایک یونٹ ملتا تھا آج سے 3 سال پہلے, جو میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. آج وہ 23 یا 24 یا 25 روپے بھی, کراچی کی اگر آپ بات کر لیں 24-25 روپے کا ایک یونٹ جو ہے وہ بجلی کا ہو گیا ہے. اور یہ بھی اس میں دیکھیے تقریباً 100% سے زیادہ اضافہ ہے. اور آپ کو دوبارہ سے پاکستان کی معاشی تاریخ میں 3 سال کا کوئی دورانیہ ایسا نہیں ملے گا جس میں 100% بجلی کا بل بڑھ گیا ہو. اب وہ فیوچر میں کیا ہونے چلا ہے, کچھ تو وزیر خزانہ صاحب نے کہا, لیکن ایک فگر جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے 3 یا 4 دن پہلے ریلیز کی ہے, اور وہ کہلاتی ہے ہول سیل پرائس انڈیکس. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے ہم پرائس انڈیکس دیکھتے ہیں, وہ WPI کہلاتی ہے ہول سیل پرائس انڈیکس. یعنی کہ ہول سیل میں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 19.4% اضافہ ہوا ہے ہول سیل پرائس انڈیکس میں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہول سیل میں اتنی تیزی سے پرائسز بڑھ رہی ہیں تو اگلے کچھ ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہی والی قیمتیں جو ہول سیل میں بڑھ رہی تھیں وہ اب ریٹیل کی لیول پہ آئیں گی, یعنی کہ آپ کے اور میرے لیول پہ آئیں گی. تو مجھے مہنگائی کم ہوتی کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ کو مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک, آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, اس وقت یاسر نظر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹ, اور اس وقت وہ جو پریس بریفنگ ان کی چل رہی تھی اکنامک سروے کے حوالے سے, اس میں موجود تھے. یاسر, ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہر حکومت اور حکومت کے وزراء موجود ہوتے ہیں اور اپنی پالیسیز کو پریز کرتے ہیں, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کیا عمومی وہاں پہ ایک تاثر دیکھا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد بہت ہارڈ ہٹنگ سوال بھی تھے, انہوں نے بڑے تحمل سے اس کا جواب بھی دیا. کیا مجموعی طور پہ ماحول رہا اس وقت کیو بلاک کا؟
जी इमरान, अगर बात की जाए फिगर्स की तो वो तो आपके सामने आ चुके होंगे, जो अदाद शुमार हैं वो भी इन्होंने बता दिए हैं, लेकिन जो मजमूई तौर पे इन्होंने जो बार बार जोर दिया वो बात करें ज़राअत की, IT की, और इन दो शोबों पे उन्होंने कहा कि हर सूरत हम फोकस रखेंगे और रखा भी गया है माजी में, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि रोजगार भी बढ़ेगा और मुल्क के अंदर जो गजाई कमी है या गजाइत के हवाले से जो चीजें हैं वो इशू हल होंगे। तो यहाँ पर मजमूई जो सूरत हाल जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं तो बड़े आज पुरएतमाद नजर आए कि महंगाई कम होगी। इन्होंने भी यही कहा कि महंगाई की वजह से परेशानी जरूर है, लेकिन ये तवक्को कर रहे हैं कि महंगाई कम होगी। लेकिन बात वही है कि वक्त गुजरने के साथ हुकूमत कोई ना कोई चीज महंगी कर देती है और हर महीने चीजों में इजाफा हो रहा है। तो फिलहाल कोई ऐसे इम्कानात जो है वो प्रैक्टिकली फिजिकली होना तो मुश्किल नजर आते हैं, लेकिन इनकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि महंगाई कम करने के हवाले से इन्होंने जो फैक्ट एंड फिगर दिए हैं कि हमने पहले भी कोशिश की है, इस साल के उन्होंने अदाद शुमार दिए हैं कि किस तरह जो महंगाई है उसको हम कम करने की कोशिश करते रहे। दूसरी तरफ कोरोना का उन्होंने जिक्र किया कि जिसकी वजह से मसाइल का हमें सामना रहा। अब देखना ये होगा, क्योंकि आप जो यहाँ पे मजमूई माहौल था जिस पे आप बात कर रहे हैं, तो इनका यही कहना है कि अब जो पिछला साल है मुश्किल जरूर था, लेकिन इस साल जो मसाइल हैं इनसे निकलने की कोशिश करेंगे, ज़राअत पे काम करेंगे, IT पे काम करेंगे और दीगर शोबों पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और खासतौर पे FBR की तरफ से उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस को तभी डेवलप कर सकेंगे जब FBR जो है सख्ती वाला रवैया और इस तरह का छापे मारने वाला रवैया है वो खत्म करेगी। बहुत शुक्रिया यासिर नजर, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर डॉक्टर फरूख सलीम आएंगे। बात यह कि जब आपने डोमेस्टिक इकोनॉमी खोली 4 महीने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आपके यहाँ इम्पोर्ट्स बन रही, आपका पूरा मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हॉल्ट में रही। जब आपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को खोला तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वो जो प्रेशर है, जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर भी और जो आप खोलेंगे वो प्रेशर आता रहेगा। बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो नेचर है, हम जो भी हमारी ग्रोथ होती है वो इंपोर्ट लेड है। हम एक्सपोर्ट भी अगर करते हैं तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके करते हैं। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी? डोमेस्टिक इकोनॉमी जिस तरीके से खुलती जाएगी, यही LSM ग्रोथ के नंबर्स जो हैं ये आपको कहां लेकर जाएंगे? क्योंकि आप जब भी इकोनॉमी को खोलेंगे प्रेशर आना है आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर। डॉक्टर साहब, बहुत कुछ आपने खुद ही सवाल उठाया और उसका दुरुस्त जवाब भी दिया है। देखिए, तीन प्रेशर जो रहे हैं जो अमूमी तौर पे पाकिस्तान में नहीं होते, वो हैं गंदम की इंपोर्ट, चीनी की इंपोर्ट और कपास की इंपोर्ट। हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं और यूजुअली हम इनफ गंदम अपने यहाँ जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। चीनी की भी हमारे यहाँ मिकदार पूरी हो जाती है मुल्क के अंदर, और कपास की भी हम 11-12 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें इस साल जो है ये हमने इंपोर्ट की। फिर जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे इकोनॉमी खोलते हैं इंपोर्ट बढ़ जाती हैं, और जो लेटेस्ट फिगर हमने देखी है मई के हवाले से, अगर मंथ ओवर मंथ देखें तो कोई 134-35% उसमें जो डेफिसिट है उसका इजाफा हुआ है। अच्छा, दो चीजें इमरान साहब जो मैंने देखी हैं जो मिसिंग है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आज की ब्रीफिंग में, जो आज का इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से, वो पहली तो है गुर्बत की फिगर, यानी कि गुर्बत की शरह नहीं बताई गई। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है बेरोजगारों की शरह, बेरोजगारी की शरह, कि कितने लोग बेरोजगार हैं। अब इन दो फिगर्स की एब्सेंस में हम जितना कुछ मर्जी कमाल कर दें, दिखा दें कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, इन सारे इकदामात का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये है कि हमने अपने मुल्क में गुर्बत की शरह को नीचे लाना है और बेरोजगारी की शरह को नीचे लाना है। तो जो टेस्ट है, आप काम तो बहुत कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं, माशाल्लाह से दिन रात आप फाइलें देख रहे हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है वो इन दो फिगर्स में निकलना है, और ये दोनों फिगर्स मिसिंग है। ये दोनों फिगर अभी भी मिसिंग है। और इससे पहले भी अगर हम ट्रैक देखें तो हर साल हमें जो सबसे पहले प्रॉब्लम आता है डेटा जमा करने में, वो आपका पॉवर्टी के हवाले से एक वो प्रोपोर्शन होता है, फिर स्पेंडिंग के हवाले से। ये PBS की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की, लेकिन ये नंबर्स नहीं आते। कोमल, क्या वजह है? क्या ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बड़ा मसला है या डेलिबरेटली इन नंबर्स को नहीं दिया जाता? तीसरी चीज, अब आपके पास एक नेटवर्क मौजूद है, प्रीवियसली यू हैड बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपने उसी को मॉडिफाई करके इस वक्त एहसास प्रोग्राम आप लेकर चल रहे हैं, तो ये चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। ये नंबर्स क्यों नहीं रिलीज किए जाते? क्या कहेंगी कोमल? From the little experience that I have, मुझे कुछ हद तक ये भी लगता है कि जब आप डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस चीज के अंदर काफी इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है।
कुछ जगहों पर तो आई थिंक जहां पे ये नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, आई डोंट सी कि एक्सेसिबिलिटी में कोई इशू होगा, लेकिन कुछ अर्से पहले मुझे याद है, जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल टू क्लैरिफाई माय पॉइंट, जब हमें फिलंथ्रोपिक जो हमारी लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं उसका डेटा आया था, तो वो डेटा क्लीनिंग में काफी there is a debate between those who want to deflate the bubble, and then there is a debate who want to go with the raw numbers or who think that the raw numbers definition is something else. तो मुझे लगता है कहीं पे जहाँ पे हम प्रोसेस कर रहे होते हैं डेटा को समझने में कुछ गलती कर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आई थिंक देयर इज अ डेटा गैप. और कुछ मुझे लगता है कि पॉलिटिकल, ऑब्वियसली देयर इज a political element to it as well, which I won't go into detail on. ठीक. मैं चाहूंगा जरा डॉक्टर साहब से भी इसके ऊपर दोबारा बात करूं कि उनकी क्या सोच है. एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे. प्रोग्राम में इस पर कोमल शकील और डॉक्टर फर्रुख सलीम हमारे साथ मौजूद हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे. वेलकम बैक. डॉक्टर साहब, जरा क्विक कमेंट में चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है? ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से आता है या कुछ और मसला है इसमें? मैं समझता हूँ कि मसला ज्यादा सियासी है, माशी मसला कम है. बिकॉज एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले और IMF वाले अपने तखमीने जो हैं वो दे देते हैं. जैसे 2018 का जो IMF का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का तखमीना है, वो तकरीबन 30-31% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही. यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी 2018 में PTI की हुकूमत आई थी उस वक्त शरह गुर्बत से नीचे रह रही. IMF का जो लेटेस्ट तखमीना है वो ये है कि वो 30% आबादी से बढ़ के अब 40-41% आबादी ऐसी है जो शरह गुर्बत से गिर गई है. जिसका मतलब ये हुआ कि PTI की जो 33 महीने 34 महीने गुजरे हैं उस दौरान तकरीबन 2 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी जो हैं वो शरह गुर्बत से गिर गए हैं. अब ये ऑफिशियली कहना मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर निकलें, मार्केट्स के बाहर बेरोजगारी की शरह देखें तो नजर आने लगा है. और ये नतीजा है खुराक की कीमतें जिस तरीके से बढ़ती हैं और जिस तरह हमारी जो औसतन इनकम है वो नीचे आती है, तो जनरली उन दो एलिमेंट्स का नतीजा जो है वो यही होगा कि शरह गुर्बत जो है ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे गिर रहे हैं. और जाहिर है वो एक सियासी हुकूमत के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का. हमारी नाज़रीन इस वक्त ट्रांसमिशन जारी है. 5 बजे हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रांसमिशन को. एक ब्रेक की तरफ चलते हैं.